सात अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के मशहूर कवि और साहित्यकार, दार्शनिक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें साल 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे वे साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। उनके द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित है। इसे यूनेस्को द्वारा जीवित विरासत टैग मिलने की बात हो रही है। इसकी घोषणा सितंबर 2023 में सऊदी अरब के रियाद में होने वाली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में की जा सकती है। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने नाइट या फिर सर की उपाधि लौटा दी थी। साल 2023 में अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को मनाया गया था। इस दिन से मतलब उस तारीख से है जब इंसानों द्वारा उन सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का उपयोग कर लिया जाता है जिन्हें पृथ्वी 1 साल में रीजनरेट करती है। इस दिन की गणना करने के लिए पृथ्वी की बायो कैपेसिटी को ह्यूमैनिटी के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से डिवाइड किया जाता है। आउटकम को 365 से मल्टीप्लाई करके अर्थ ओवरशूट डे की डेट हासिल की जाती है। बायो कैपेसिटी से मतलब किसी शहर, क्षेत्र या फिर देश की बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और सी एरिया से होता है। इसमें फॉरेस्ट लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, क्रॉप लैंड, फिशिंग ग्राउंड्स और बिल्टअप लैंड को भी शामिल किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में जनसंख्या के उन मांगों को शामिल किया जाता है जो प्लांट बेस्ड फूड और फाइबर प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक एंड फिश प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स शहरी अवसंरचना के लिए जरूरी क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधनों से होने वाले कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी फॉरेस्ट को भी इसमें शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं कि हर देश के लिए अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा काम करे। किसी देश में अर्थ ओवरशूट डे उसी स्थिति में होगा जब किसी देश का प्रति व्यक्ति इकोलॉजिकल फुटप्रिंट प्रति व्यक्ति ग्लोबल बायो कैपेसिटी से ज्यादा हो। 2021-22 में भारत ब्राजील को पीछे करके शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत ने रिकॉर्ड 359 लाख टन शक्कर का उत्पादन किया है। शक्कर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गन्ने का उत्पादन किया जाता है। देश में गन्ने का उत्पादन करने वाले अधिकांश राज्य सिंचाई के लिए मुख्य तौर पर ग्राउंड वाटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर के ओवर यूज के लिए जिम्मेदार है। साथ ही भविष्य में एक बड़े कृषि संकट के रूप में भी ये सामने आएगा। गन्ने के उत्पादन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तमाम तरह की सहूलियतें देती हैं, जिससे किसानों को गन्ना उत्पादन करने के लिए बढ़ावा मिलता है, पर इससे अन्य खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है। गन्ने के लिए केंद्र सरकार FRP यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस घोषित करती है। वहीं राज्य सरकारें SAP यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस घोषित करती हैं। आपको बता दें कि गन्ना भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में उत्पन्न किया जाता है। परंपरागत तौर पर गन्ने के उत्पादन में भारत का उत्तरी मैदान गन्ना उत्पादन में आगे रहा है, लेकिन 60 के दशक के बाद दक्षिण भारत में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। उपयुक्त जलवायु के चलते दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर की उपज उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा है। दक्षिण भारत के गन्ने में शर्करा की मात्रा भी ज्यादा होती है। उत्तर भारत में शुष्क ऋतु के लंबे होने के कारण गन्ने का रस जल्दी सूखने लगता है। वहीं दक्षिण भारत में आर्द्र समुद्री जलवायु होने के कारण गन्ने में रस की मात्रा बनी रहती है। इथोपिया ने अम्हारा क्षेत्र में हिंसा बढ़ने के चलते इमरजेंसी घोषित कर दी है। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबे अहमद ने जन सुरक्षा और आर्थिक तौर पर बढ़ती चुनौतियों को लेकर इमरजेंसी की घोषणा की। इथोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। जनसंख्या के मामले में यह अफ्रीका में दूसरे नंबर पर आता है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह अपनी सीमा इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान और सूडान से साझा करता है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र के हिस्से को कहा जाता है। इसमें जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया शामिल हैं।
आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की नींव वर्चुअल तौर पर रखी। ये स्टेशन 27 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 55 स्टेशन उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा हैं। इसके तहत देश के 1300 प्राइम रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने की योजना है। राजस्थान की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए डिविजन्स के गठन को मंजूरी दी है। अब राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। गौरतलब है कि जिलों का आकार बड़ा होने से आम लोगों को हेडक्वार्टर तक पहुंचने में समय और पैसा दोनों खर्च करना पड़ता था। राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इराक ने ट्रैकोमा को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर उन्मूलित कर लिया है। WHO ने इराक को NTD यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का उन्मूलन करने वाले 50वें देश के तौर पर मान्यता दी है। WHO द्वारा 2030 तक 100 देशों का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग ने रिपोर्ट ऑन वाटर न्यूट्रलिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जारी की है। इसमें भारतीय उद्योगों के लिए वाटर न्यूट्रलिटी की परिभाषा का मानकीकरण करने का प्रयास किया गया है। वाटर न्यूट्रलिटी से मतलब है किसी भी गतिविधि में पानी का कम से कम प्रयोग हो, ऐसे प्रयास करना, साथ ही वाटर फुटप्रिंट के नकारात्मक प्रभावों को कम करना। आइए अब जल्दी से देखें आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथोपिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। अम्हारा क्षेत्र नाइजर में स्थित गृहयुद्ध वाला रीजन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और आइए अब देख लें कि पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पोलो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। सही जवाब है विकल्प ए यानी फुटबॉल। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोवा रिगपा दक्षिण भारत में प्रचलित एक दार्शनिक परंपरा है। भारत NPT का हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत हैं। सोवा रिगपा हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित एक मेडिसिन सिस्टम है। भारत NPT का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। यह प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस का सहयोग हासिल करने के मकसद से पेश किया था। दरअसल ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत के समय की। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों से बिना विचार विमर्श किए भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस का सालाना अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित हुआ। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को अपनी शर्तों पर सहयोग करना चाहती थी। शर्त यह थी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हो। कांग्रेस के इसी प्रस्ताव पर लिनलिथगो ने जो प्रपोजल दिया उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या में वृद्धि, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता और युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा का गठन जैसे प्रावधान शामिल थे। नाइजर में हुए तख्ता पलट पर इकोवास यानी द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू इकोवास के अध्यक्ष हैं। इकोवास का गठन 15 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने मिलकर किया था। इकोवास ट्रीटी पर 28 मई 1975 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके सदस्य देशों में बेनिन, बुर्किना फासो, कोबो वर्दे, कोट दिआइवोर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो शामिल हैं। इसका मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में है। इकोवास का मकसद पश्चिमी अफ्रीका के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। पश्चिम अफ्रीका का एकीकरण और सहयोग को बढ़ाना भी इसका मकसद है। बीते दिनों अफ्रीकी देश नाइजर की सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। आपको बता दें कि नाइजर पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नाइजर सहारा मरुस्थल के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह अपनी सीमा लीबिया, अल्जीरिया, बेनिन, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली और चाड से साझा करता है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल संसद से पारित हो गया है। इसके जरिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन किया गया है। ये एक्ट माइनिंग सेक्टर के रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है।
नए बिल के जरिए माइनिंग की गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है रिकॉनेसेंस यानी पैमाइश, इसमें खनिज संसाधनों से जुड़े प्राथमिक सर्वे को शामिल किया जाता है। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग, इसमें खनिज संसाधनों को लोकेट किया जाता है। और तीसरी श्रेणी है माइनिंग, इसमें कॉमर्शियली खनिजों के उत्खनन को शामिल किया जाता है। नए बिल में देश में क्रिटिकल और डीप सीटेड खनिजों में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। बिल में 6 मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल्स की श्रेणी से हटा दिया गया है। इनमें बेराइल एंड बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टैंटेलियम और ज़ाइरकोनियम शामिल हैं। गौरतलब है कि एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित होती है। आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स में भारत वैश्विक स्तर पर केवल 6% की हिस्सेदारी रखता है, वहीं उत्पादन में इसका हिस्सा 1% तक सीमित है। बीते दिनों ट्विटर या एक्स पर LK99 शब्द ट्रेंड कर रहा था। दरअसल दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मटेरियल को तैयार करने का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को नाम दिया है LK99। LK99 काले रंग का पदार्थ है। इसमें सीसा, तांबा और फास्फोरस शामिल हैं। वैज्ञानिकों का रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी का दावा अगर सही साबित होता है तो दुनिया एनर्जी लॉसेस से उबर जाएगी। पावर लाइंस में होने वाले ट्रांसमिशन लॉसेस खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि हर चालक यानी कंडक्टर पदार्थ विद्युत प्रवाह के दौरान प्रतिरोध दिखाता है। चालक की वह स्थिति जहां प्रतिरोध शून्य हो जाए उसे सुपर कंडक्टर या फिर अति चालक कहते हैं। पर ऐसी स्थिति सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाती। अति चालकता हासिल करने के लिए बेहद कम तापमान मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक रूम टेम्परेचर पर ऐसी स्थिति हासिल कर पा रहे हैं तो यह तकनीक दुनिया की बड़ी उपलब्धि साबित होगी। आइए अब जल्दी से देखें आज क्या है खास रैपिड न्यूज में। टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के क्षेत्र में काम करने वाली एक अमेरिकी कंपनी है। इसका मालिकाना हक एलन मस्क के पास है। स्टील मंत्रालय ने स्टील सेक्टर के विकार्बनीकरण के मकसद से 13 टास्क फोर्स का गठन किया है। एक टास्क फोर्स स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी किया गया है, जिससे एक ऐसा कार्यबल तैयार किया जा सके जो ग्रीन स्टील के उत्पादन में सक्षम हो। ग्रीन स्टील से मतलब है स्टील के ऐसे उत्पादन से जिसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग न किया जाए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू करने की मंजूरी मिल गई है। RGSA पंचायती राज मंत्रालय के तहत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मकसद पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों में कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। अदिति स्वामी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने जर्मनी के बर्लिन में चल रही वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिविजुअल गोल्ड जीता है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में LK99 नाम का पदार्थ सुर्खियों में रहा। इसे तैयार करने का दावा किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? जापान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया या फिर चीन? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया या फिर केन्या? सही जवाब है डी यानी केन्या। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथोपिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। अम्हारा क्षेत्र नाइजर में स्थित गृहयुद्ध वाला रीजन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका डी यानी दोनों कथन गलत हैं। इथोपिया अफ्रीका में स्थित लैंडलॉक्ड कंट्री है। अम्हारा क्षेत्र इथोपिया में ही स्थित है। 9 अगस्त को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के स्थानिक आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस दिन के जरिए उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक योगदान को सम्मानित किया जाता है। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन रखी गई है। यूएन के मुताबिक इंडिजिनस पॉपुलेशन वैश्विक जनसंख्या में तकरीबन 6.2% की हिस्सेदारी रखती है। वहीं दुनिया के सबसे गरीब लोगों में इनकी हिस्सेदारी 15% के करीब है। 2011 जनसंख्या के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की हिस्सेदारी
तकरीबन 8.9% की है। भारत दुनिया में जनजातीय आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट को DIU यानी डेवलपमेंट्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। DIU ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस की संयुक्त पहल है। यह सर्वे 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6 से 16 साल के बच्चों के माता पिता पर किया गया है। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण भारत के तकरीबन 49.3% विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है। इन विद्यार्थियों के 76.7% माता पिता ने माना कि बच्चे प्राथमिक तौर पर मोबाइल का उपयोग वीडियो गेम्स के लिए करते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास किसी गैजेट की पहुंच है, उनमें से 34% स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए और केवल 18% ट्यूटोरियल से सीखने के लिए यूज करते हैं। सर्वे में लड़कियों के 78% माता पिता और लड़कों के 82% माता पिता उन्हें ग्रेजुएशन तक शिक्षा दिलाना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक केवल 40% पेरेंट्स ही स्कूल में क्या सिखाया जाता है इस पर रोज बात करते हैं। हफ्ते में एक बार इस पर बात करने वाले पेरेंट्स का आंकड़ा 32% के करीब है। सर्वे में लड़के और लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट का रीजन भी अलग अलग है। जहां लड़कियों के ड्रॉप आउट का रीजन घर और भाई बहनों की देखरेख है, वहीं लड़कों के ड्रॉप आउट का रीजन पढ़ाई में रुचि ना होना है। 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे यानी भारत छोड़ो दिवस की वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को याद किया। दरअसल मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर नेता स्ट्रैफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में एक मिशन भारत भेजा था। इसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया था। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में करो या मरो का नारा दिया था। इस दौरान यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आर के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके, उन्होंने गुप्त तौर पर जनता को निर्देश दिए। इसी दौरान कांग्रेस रेडियो स्थापित किया गया, जिसका संचालन उषा मेहता ने किया था। इस दौरान बलिया, तामलुक और सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। कांग्रेस के निर्देश के बावजूद यह आंदोलन अहिंसक नहीं रह सका था। यूएसए ने 3000 से ज्यादा सैनिक और 2 युद्धपोत रेड सी में तैनात कर दिए हैं। यूएसए का दावा है कि ईरान ने इस क्षेत्र में पिछले 2 सालों में तकरीबन 20 इंटरनेशनल फ्लैग वाले जहाजों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। इधर ईरान ने भी अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। गौरतलब है कि रेड सी यानी लाल सागर हिंद महासागर का एक इनलेट या एक्सटेंशन है, जो कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। रेड सी के उत्तरी हिस्से को सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज में बांटता है। स्वेज नहर के जरिए यह भूमध्य सागर से जुड़ता है। रेड सी दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। एशिया और अफ्रीका के 6 देश इससे तटीय सीमा साझा करते हैं। इनमें सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती शामिल हैं। आइए जल्दी से देखें आज रैपिड न्यूज में क्या है खास। 9 अगस्त का दिन काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। 9 अगस्त 1925 को हुई इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इस दौरान क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों की फंडिंग के लिए ब्रिटिश खजाने को लूट लिया था। 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। यह कैंपेन 30 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश की सभी पंचायतों में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। रूस चंद्रमा पर अपना मिशन 11 अगस्त 2023 को भेजने की तैयारी में है। इसे लूना 25 नाम दिया गया है। रूस चंद्रमा पर 23 अगस्त को लैंडिंग प्लान कर रहा है। गौरतलब है कि भारत का चंद्रयान 3 भी उसी दिन चंद्रमा पर लैंड करेगा। भारत से आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंड द्विपक्षीय एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं। भारत और यूएई की नेवी के बीच आयोजित होने वाले इस एक्सरसाइज को जायद तलवार नाम दिया गया है।
आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली या फिर राम मनोहर लोहिया? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूना 25 रूस का चंद्रमा के लिए मिशन है। रेड सी हिंद महासागर का एक इनलेट है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में LK99 नाम का पदार्थ सुर्खियों में रहा है। इसे तैयार करने का दावा किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? जापान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया या फिर चीन? और सही जवाब है इसका विकल्प सी यानी दक्षिण कोरिया। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत हैं। अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखितों के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा लायन एंथम और सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि एशियाटिक लायन के लिए गुजरात का गिर नेशनल पार्क इकलौता प्राकृतिक आवास है। ज्यादातर बिग कैट्स अकेले शिकार करते हैं, वहीं शेर एक सोशल एनिमल है। शेर समूह में रहते हैं जिसे प्राइड कहा जाता है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। 2020 में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक गिर नेशनल पार्क में शेरों की संख्या 674 थी, जो कि साल 2015 में 523 आंकी गई थी। चीता और शेर में अंतर होता है। चीते शेर की तरह रोर यानी दहाड़ते नहीं हैं। एशियाटिक लायन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में और साइट्स की अपेंडिक्स 1 के तहत संरक्षित किया गया है। वहीं IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। दुनिया की विकार्बनीकरण की मुहिम में SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मददगार साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य 7 में सभी की पहुंच सतत, वहनीय और आधुनिक ऊर्जा तक सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वहीं दुनिया अपनी 82% एनर्जी सप्लाई के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। ऐसे में विकार्बनीकरण के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। SMR ऐसे एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिनकी पावर कैपेसिटी प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक होती है, जो कि पारंपरिक रिएक्टर्स के 1/3 के बराबर है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शब्द को डिकोड करें तो स्मॉल से मतलब है ये आकार में पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब है कि इसके कंपोनेंट को फैक्ट्री में असेंबल करके लोकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहीं रिएक्टर से मतलब हुआ कि नाभिकीय विखंडन के जरिए ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। SMR के कई फायदे हैं, जैसे आकार में छोटे होने के कारण उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं जहां बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना मुश्किल है। पारंपरिक रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में काफी वक्त लग जाता है। फैक्ट्री असेंबल होने के चलते इनके निर्माण में कम वक्त लगता है। इनकी निर्माण में लागत भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। आपको बता दें कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। इसके मद्देनजर भारत को नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी से इजाफा करना होगा, जिसमें SMR एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। कैग की रिपोर्ट ने सरकार की फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत को लागू करने में आ रही तमाम अनियमितताओं को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिन्हें काफी पहले मरा हुआ घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा हजारों लोगों द्वारा एक ही आधार नंबर या इनवैलिड मोबाइल नंबर के प्रयोग की बातें भी सामने आई हैं। 7.5 लाख लोग एक ही मोबाइल नंबर से लिंक्ड हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी है कि योजना के वेरिफिकेशन में मोबाइल नंबर की भूमिका नहीं है। आधार के डेटाबेस से लाभार्थी की पहचान की जाती है। रिपोर्ट में योजना के तहत अवसंरचना, डॉक्टर्स और मेडिकल मैल प्रैक्टिस जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की थी, जिसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को रुपए 5 लाख प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। इसमें लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के जरिए की जाएगी और केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च उठाया जाएगा। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की है।
बीते दिनों ईयू क्लाइमेट चेंज सर्विस ने एक डेटा जारी किया। इसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते महासागरों में अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि औसत वैश्विक समुद्री सतह तापमान 2016 के रिकॉर्ड को बीट करते हुए 20.96 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महासागरों के इस बढ़ते तापमान के चलते दुनिया के कई हिस्सों में मरीन हीट वेव का सामना किया गया है। इनमें गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूके, नॉर्थ अटलांटिक, भूमध्य सागर शामिल है। गौरतलब है कि महासागर क्लाइमेट रेगुलेटर होते हैं। ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, पृथ्वी की तकरीबन आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। महासागरों के गर्म होने से मछली और व्हेल जैसे मरीन स्पीशीज डिस्टर्ब होती हैं। ये ठंडे पानी की तलाश में मूव करती हैं, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ता है। सभी महासागरों में हिंद महासागर की सतह का तापमान सबसे ज्यादा है। आइए अब देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे। योजना का मकसद महिलाओं को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना है। 10 अगस्त को दुनिया भर में विश्व बायोफ्यूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद गैर जीवाश्म ईंधनों की महत्ता को सेलिब्रेट करना है। बायोफ्यूल्स पर्यावरणीय तौर पर सतत यानी सस्टेनेबल होते हैं। इनका उत्पादन बायोलॉजिकल उत्पादों जैसे कि कृषि अवशेष, फसल, पेड़ और घास आदि से किया जाता है। आरबीआई ने अपनी द्विमाही मौद्रिक नीति की घोषणा की है। इसमें रेपो रेट को 6.5% रखा गया है। रेपो रेट से मतलब उस रेट से है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देता है। इस दर के हिसाब से ही बैंक अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट अगर ज्यादा है तो बैंक से मिलने वाला लोन महंगा होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मां नर्मदा लोक के निर्माण की घोषणा की है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा कर्क रेखा के समानांतर बहती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, सतत विकास लक्ष्य 7 संबंधित है गरीबी, भुखमरी, स्वच्छ जल या फिर स्वच्छ ऊर्जा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिर नेशनल पार्क चीते के आवास के लिए प्रसिद्ध है। शेर के समूह को प्राइड कहते हैं। शेर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए पिछले बुलेटिन में हमने क्या सवाल आपसे पूछा था और उसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, राम मनोहर लोहिया। और सही जवाब है विकल्प सी यानी यूसुफ मेहर अली। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूना 25 रूस का चंद्रमा के लिए मिशन है। रेड सी हिंद महासागर का एक इनलेट है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन यानी अपस्फीति का सामना कर रही है। जुलाई 2023 में चीन में कंज्यूमर प्राइसेस में कमी देखने को मिली है। गौरतलब है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कोविड महामारी के चलते एक लंबे लॉकडाउन ने चीन की ग्रोथ को धीमा कर दिया है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि चीन के निर्यात में 14.5% और इंपोर्ट में यानी आयात में 12.4% की कमी दर्ज की गई है। जुलाई 2023 में चीन में परिवहन, खाद्य पदार्थों और घरेलू सामानों की कीमतों में कमी आई है। डिफ्लेशन से मतलब है जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य कमी दर्ज की जाए। चीन में बन रही इस स्थिति से भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने से वहां निवेश में कमी आएगी। ऐसे में भारत विकसित देशों के लिए चीन के स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभर सकता है। और नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो चीन भारत के लौह खनिज के बड़े आयातकों में से एक है। चीन की अर्थव्यवस्था में आ रही कमी आयात को भी कम करेगी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से सही नहीं है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के चलते वैज्ञानिक खेमे में नाराजगी है। दरअसल साल 2022 के लिए पुरस्कार की लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन इसे अनाउंस नहीं किया गया। आमतौर पर यह पुरस्कार CSIR के स्थापना दिवस के मौके पर घोषित किए जाते हैं। साल 2023 के लिए भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के फाउंडर डायरेक्टर थे। उन्होंने देश के विज्ञान और तकनीक की अवसंरचना निर्माण और नीतियों के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई।
ये पुरस्कार विज्ञान में योगदान देने वालों को उनके ही नाम पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भारत के किसी भी नागरिक को दिया जाता है जो विज्ञान एवं तकनीक में रिसर्च में कार्यरत हो। इसकी अधिकतम उम्र सीमा 45 साल है। पुरस्कार के लिए भारत में काम करने वाले OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन भी योग्य हैं। ये पुरस्कार विज्ञान एवं तकनीक की 7 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इनमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंस, गणित, मेडिकल साइंस और फिजिकल साइंस शामिल हैं। पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें जिस साल पुरस्कार दिया जा रहा है उससे पहले के 5 सालों के योगदान को देखा जाता है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 11 अगस्त 2023 से सुबह 8 बजे हो चुकी है। साथ ही 11 से 15 अगस्त तक स्टडी IQ आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस दौरान कोर्स खरीदने पर अमृत लाइव कोड यूज करेंगे अगर, तो ये कोर्स आपको 26,999 रुपए में हासिल हो जाएगा। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में तमाम गंभीर मुद्दों के बीच शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने वाले बिल पर भी चर्चा की गई थी। द प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेशल ओकेजन्स बिल 2020 एक प्राइवेट मेंबर बिल था जिसे लोकसभा सांसद जसबीर सिंह गिल ने पेश किया था। इस बिल में शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या, डिशेज और दिए जाने वाले गिफ्ट अमाउंट को सीमित करने के प्रावधान किए गए हैं। बिल के जरिए देश में प्रचलित असाधारण शादियों की संस्कृति को खत्म करने की बात कही गई है। प्राइवेट मेंबर बिल को गैर सरकारी विधेयक भी कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल संसद के ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। मंत्रियों द्वारा पेश बिल को गवर्नमेंट बिल कहा जाता है यानी सरकारी बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल इस मामले में अहम है कि ये उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हैं जो गवर्नमेंट बिल्स में जगह नहीं बना पाते। हालांकि आंकड़े इस पर अलग हैं। अभी तक संसद में पेश केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स ही कानून बन सके हैं। इनमें से 6 प्राइवेट मेंबर बिल्स को साल 1956 में कानून के तौर पर मंजूरी मिली थी। आखिरी बार साल 1970 में किसी प्राइवेट मेंबर बिल को संसद से कानून के तौर पर मंजूरी दी गई थी। सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल 16वीं लोकसभा के दौरान पेश किए गए थे। इनकी संख्या 1114 थी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2017 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर करते हैं। सवाल था कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक है ऐसा विधेयक जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों ही कथन सही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के मकसद से 3 बिल पेश किए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 इंडियन पीनल कोड 1860 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करने के मकसद से पेश किए गए। नए बिल औपनिवेशिक काल के इन 3 कानूनों को रिप्लेस करेंगे। इससे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार होगा। नए बिल्स का मकसद लोगों को न्याय दिलाना है, न कि दंडित करना। नए बिल्स में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाने के मकसद से 313 बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा सेडिशन यानी देशद्रोह कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म करने की बात की जा रही है। नए बिल्स के जरिए महिलाओं और बच्चों को स्पीडी जस्टिस मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। साथ ही पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटल करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्यायपालिका, पुलिस, व्यक्ति और प्रक्रिया शामिल हैं। इस व्यवस्था में सरकारी संस्थाओं का काम न्याय दिलाना, फेयर एंड फ्री ट्रायल, पीड़ित और सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा, अपराधों को रोकना और रिहैब होता है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 11 अगस्त 2023 से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मालाबार मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत हो रही है। इसमें भारत से INS सह्याद्री और INS कोलकाता हिस्सा ले रहे हैं।
मालाबार नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में भारत और यूएसए की नेवी के बीच बाइलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर हुई थी। वर्तमान में इसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज शामिल हैं। यूएसए के मोई आइलैंड में वाइल्ड फायर्स के चलते तकरीबन 55 लोगों की मौत हो गई है। मोई आइलैंड यूएसए के हवाई राज्य में स्थित है। सऊदी अरब और कुवैत ने एक बार फिर विवादित गैस क्षेत्र पर ईरान के दावे को नकार दिया है। अराश या फिर डोर्रा अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इसे ईरान में अराश, वहीं सऊदी और कुवैत में डोर्रा के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र तीनों ही देशों के बीच 1960 से विवादित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इसमें द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 के तहत बाल विवाह के दर्ज मामलों की संख्या जारी की गई है। ये आंकड़े 2021 तक के डेटा पर आधारित हैं। इस एक्ट के तहत साल 2017 में 395, 2018 में 501, 2019 में 523, 2020 में 795 और 2021 में 1050 मामले दर्ज किए गए थे। लगातार बढ़ते ये मामले केवल ये नहीं दिखाते कि देश में बाल विवाह बढ़े हैं, ये इनके खिलाफ जागरूकता और कानून का सही तरीके से लागू होना भी जाहिर करते हैं। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, अराश या डोर्रा अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, तुर्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध साहित्य के क्षेत्र से है। भारतीय संसद से अभी तक किसी भी गैर सरकारी विधेयक को कानून के तौर पर मंजूरी नहीं दी गई है। चीन भारत से लौह खनिज आयात करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, सतत विकास लक्ष्य 7 संबंधित है गरीबी, भुखमरी, स्वच्छ जल या फिर स्वच्छ ऊर्जा से। सही विकल्प है इसका विकल्प डी यानी स्वच्छ ऊर्जा। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिर नेशनल पार्क चीते के आवास के लिए प्रसिद्ध है। शेर के समूह को प्राइड कहते हैं। शेर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है केवल 2 ही कथन सही हैं। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के आवास के लिए प्रसिद्ध है।